हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि myexam.ai चैनल पर हम यहां पर नीट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है और उसी को लेकर के हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज लेकर के आप लोगों के लिए यहां पर आए हैं। अब साथ में सबसे पहले हम यहां पे बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बच्चों, अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करते हैं तो इसका एक अच्छा खासा वेटेज होता है नीट एग्जाम में, और उसी को लेकर के मैंने यहां पर आज का जो टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसमें हम यहां पर एक तो गैल्वेनोमीटर को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में जो मीटर बेस्ड होता है उसे हम डिस्कस करेंगे, और मीटर बेस्ड जिस व्हीटस्टोन पर बेस्ड होता है उस एप्लीकेशन को भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं बच्चों गैल्वेनोमीटर की। ठीक है, अब अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे होते हैं यहां पे, तो गैल्वेनोमीटर जो होता है हमारा, जैसे कि किसी भी सर्किट में अगर मैं यहां पे बात करता हूं, जब हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर की सिंपल सी एप्लीकेशन होती है। वो जो गैल्वेनोमीटर होता है ना तो ये करंट का मैग्नीट्यूड बताता है, ना तो ये करंट की वैल्यू बताएगा, ना ही ये वोल्टेज कैलकुलेट करता है सर्किट में। ये सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। जब भी सर्किट में करंट फ्लो होगा, तो या हम बोल सकते हैं कि जब भी गैल्वेनोमीटर से करंट पास होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। कई बच्चों को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट को मेजर करता है, या बहुत सारी बार हमें कई बार ऐसा भी बच्चे जो है वो क्वेश्चन करते हैं सर गैल्वेनोमीटर तो वोल्टेज मेजर करता है। नहीं बच्चों, यहां पर एक कैलिब्रेशन टेक्निक होती है, उस कैलिब्रेशन विद द हेल्प ऑफ दैट कैलिब्रेशन यहां पर जो है उस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जाता है। या तो हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना लेते हैं, या फिर गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम इसे बेटा वोल्ट मीटर जो है उसे बना देते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, बात समझना। देखो, कैलिब्रेशन का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ वन पैरामीटर अगर हम किसी अनदर क्वांटिटी को मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैलिब्रेशन। जैसे आप समझ लीजिए कि हम थर्मामीटर की बात करते हैं, तो थर्मामीटर में क्या होता है, वहां पे हमारा Hg फिल होता है। अब वो Hg जब फिल होता है तो जैसे जैसे टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर के साथ ये जो मर्करी यहां पर फिल होता है ये लीनियरली इंक्रीज करता है, मतलब लीनियर वेरिएशन की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो यहां पर इसका हाइट इंक्रीज होगा, और हाइट इंक्रीज होगा तो हम उस हाइट के करस्पॉन्डिंग यहां पर टेम्परेचर मार्क कर देते हैं। इतनी हाइट पर ये टेम्परेचर होगा, इतनी हाइट पर ये टेम्परेचर होगा, एंड सो ऑन। तो मेजर तो बच्चों हाइट कर रहे हैं, लेकिन उस हाइट के थ्रू क्या बताया जा रहा है यहां पर, दैट इज द टेम्परेचर। सो इस टेक्निक को बच्चों हम बोलते हैं कैलिब्रेशन की। एक पैरामीटर की हेल्प से हम किसी दूसरे पैरामीटर के लिए जब बात करते हैं उसे हम कैलिब्रेशन बोलते हैं। तो सिंपली अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और इस गैल्वेनोमीटर में ये जो गैल्वेनोमीटर होता है विद द हेल्प ऑफ, यहां पर एक बहुत ही हमारे पास में हेयर स्प्रिंग होता है। जब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो ये जो निडल है ये इस तरह से यहां पे मूव करती है, और यहां पर जैसे जैसे इसमें ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो यहां पर इसमें एंगुलर डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होता है। राइट, तो खाली खाली यहां पे हम ये देख सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर होता है बेसिकली डिफ्लेक्शन को शो करता है। डिफ्लेक्शन को शो करेगा तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि करंट का जो है वो डायरेक्शन बता सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर डिफ्लेक्शन इस साइड में आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि करंट जो है वो सर्किट में, अगर मान लो इस तरह से एक रेजिस्टेंस है और करंट साथ में हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है, राइट, और डिफ्लेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो है करंट वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। राइट, अब मान लो डिफ्लेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में आ गया तो हम ये बोल सकते हैं कि जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इस डिफ्लेक्शन की हेल्प से सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि क्या सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या करंट नहीं फ्लो कर रहा है। सिर्फ इतना सा हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं या किस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है या फिर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो वोल्टेज कितना है, सो उसके लिए हम जो डिवाइसेस यूज में लेते हैं दैट इज कॉल्ड द एमीटर, एंड द सेकंड डिवाइस इज कॉल्ड द वोल्टमीटर, जिसकी हेल्प से किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो अगर हमें एमीटर बनाना है तो विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट conversion of galvanometer into the ammeter,
and it is basically called the calibration of गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो देखो बच्चों, इस केस में क्या करते हैं, कैसे हम गैल्वेनोमीटर को यूज करके उसकी हेल्प से हम यहां पर एमीटर बनाते हैं। तो देखो बच्चों, सिंपली क्या करना है, हमें यहां पर अगर हम किसी भी सर्किट की बात कर रहे होते हैं बच्चों, तो किसी भी सर्किट में अगर मुझे करंट मेजर करना है, ठीक है, तो आप लोगों को इतना पता ही है कि किसी भी सर्किट में अगर मुझे करंट मेजर करना है तो उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं, जैसे मैं यहां पे एक बात कर लेता हूं नॉर्मली, मान लो मेरे पास में एक सर्किट है, इस तरह से एक रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है जो कि लोड रेजिस्टेंस है, यहां पे मेरे पास में सप्लाई वोल्टेज है, इसको हमने यहां पे कंसिडर कर लिया, ठीक है। मुझे इस सर्किट में करंट मेजर करना है, तो सर्किट में अगर करंट मेजर करना है तो अगर यहां पे अमीटर को मैं अगर सीरीज में कन्वर्ट करता हूं तो इस एमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो एमीटर का अगर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो मुझे क्या करना है, इस सर्किट का जो करंट है, पहले कितना करंट होगा, एक्चुअल करंट V/RL, राइट। अब अगर मैंने एमीटर कनेक्ट यहां पे कर दिया है, इसका मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस आने से इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट वो चेंज हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो मोस्ट एक्यूरेट हो, तो मोस्ट एक्यूरेट के लिए इस एमीटर का रेजिस्टेंस पहली बात तो बहुत कम होना चाहिए, राइट, कि काफी कम रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम बहुत ही स्मॉल वैल्यू का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द, बच्चों यहां पे इस रेजिस्टेंस को बोला जाता है शंट रेजिस्टेंस। अब इस शंट रेजिस्टेंस की कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा एपरेटस बनेगा, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट बना, इस इंस्ट्रूमेंट को बच्चों यहां पे हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द एमीटर। ये हमारे पास में एमीटर है, तो ये एमीटर जो है वो यहां पे इस तरह से लगा हुआ है और अब इसका रेजिस्टेंस काफी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि दो रेजिस्टेंसेस हैं और दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कंडीशन में कनेक्ट होते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा, राइट, इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू का होगा। इक्विवेलेंट की खास बात ये होती है, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन में अगर हम दो रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है बच्चों, इक्विवेलेंट का वैल्यू उससे भी कम होता है। इसका मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस हमारा क्या हो चुका है, काफी कम हो चुका है, राइट। तो यहां पे हम एमीटर का रेजिस्टेंस कैसे लिख सकते हैं, अगर मैंने यहां पर इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg कंसीडर किया, देन इट इज Rg इंटू RS अपॉन Rg प्लस RS, राइट। तो पहला टास्क तो हमारा ये हो गया कि इस एमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गया। इसका मतलब हमसे अगर पूछा जाता है बच्चों, देखो कितने सारे यहां पे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं हमारे पास में, कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्जन करना है तो उस केस में हमें जो शंट चाहिए वो हाई वैल्यू का चाहिए या लो वैल्यू का चाहिए। तो पहला क्वेश्चन यहां पे क्या हो गया कि लो वैल्यू का हमें बहुत ही कम वैल्यू का एक रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है और उसे कैसे कनेक्ट करना होता है, इट इज कनेक्टेड विद द पैरेलल, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन की बात करते हैं बच्चों। देखो यहां पर ये तो हमारा सप्लाई करंट है, जैसा कि यहां पे सप्लाई करंट आ रहा है, राइट। तो ये अगर सप्लाई करंट है तो यहां पर जो करंट जाएगा दैट इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, या हम बोल सकते हैं कि जो एक मिनिमम करंट दैट विल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो बाकी बचा हुआ करंट कहां से जाएगा, यहां से जाएगा। अगर ये करंट आ रहा है हमारा I, तो इधर जाएगा हमारा I माइनस IG। बच्चों मुझे यहां पे शंट वैल्यू जो है, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करना है, ये शंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्टेड है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं IG इंटू RG एंड इट इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS, राइट। तो यहां से जो शंट रेजिस्टेंस या हम बोल सकते हैं जो रिक्वायर्ड वैल्यू का शंट है उसका वैल्यू हो जाएगा RS, इट इज इक्वल टू IG RG अपॉन I माइनस IG। बाकी और भी हम इसमें जो है काफी, जितना ज्यादा हम डेप्थ में जाएंगे उतनी ज्यादा हमें यहाँ पे जो है वो चीजें मिलेगी, क्योंकि किसी भी टॉपिक की अगर बात करते हैं तो वो लिमिटलेस होता है, ठीक है। लेकिन हम जो रिक्वायर्ड कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमारे लिए जो रिक्वायर्ड
रेजिस्टेंस है RS अगर हमें निकालना है तो IG RG अपॉन I माइनस IG इस फॉर्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं यहां पर। तो इस तरह से जो बच्चों हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाकी चीजें अगर वो पूछ लेता है, मान लो यहां पे हमें दे देता है वो इस I को निकालने के लिए बोला जाए RS का वैल्यू दे दे, IG दे दे, RG दे दे, तो हम इस जो सप्लाई करंट है या हम बोल सकते हैं मेन करंट है उसे भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात थी। क्या क्या बच्चों, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या क्या बच्चों हमें बातें जो है वो याद रखनी है। पहली बात, जो गैल्वेनोमीटर है उसके साथ हम पैरेलल में एक मिनिमम वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं अगर हमें इसे एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू काफी स्मॉल होता है, दैट इज कॉल्ड द शंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट थिंग, जो हमारा एमीटर होता है वो सर्किट के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और उस शंट का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है दैट इज IG RG अपॉन I माइनस IG। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में पहला तो हमारा हो चुका है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर। यहां पे इस शंट को जो है वो S से डिनोट किया हुआ है, तो आप देख सकते हो दैट इज द IG अपॉन I माइनस IG इंटू RG, और RG को यहां पे इसने G से लिख दिया है। तो बात वही है, वो तो पैरामीटर है, आप जिस सिंबल से डिनोट करना चाहो उससे डिनोट कर सकते हो, बस आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट कैलिब्रेशन की बात करते हैं बच्चों। अब जो सेकंड कैलिब्रेशन है, इस गैल्वेनोमीटर को मुझे यहां पे कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर अब हम वोल्टेज जो है वो मेजर करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो मैं इसे पहले रब कर देता हूं और इसी स्लाइड पर यहां पर इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो पहली बात, अगर बच्चों हमें जब वोल्टेज मेजर करना है तो आप लोगों को पता है, नॉर्मली हमें ये चीज पता होती है कि जब भी हम वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर करने जाते हैं तो वोल्टमीटर जो है हमारा इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड रेजिस्टेंस। अगर हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज मेजर करना है बच्चों, तो वोल्टमीटर को हम जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। तो बहुत ही बारीक चीजों को यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने मान लिया यहां पे मेरे पास में एक सर्किट है, ये मैंने मान लिया कि दिस इज द लोड रेजिस्टेंस RL, और यहां पर मेरे पास में ये सप्लाई वोल्टेज है दैट इज द V, राइट। अब मैंने क्या किया, यहां पर जो है ये V जो डिनोट कर रहा है दैट इज द वोल्टमीटर, राइट। तो जो हमारा सप्लाई करंट है जो लोड रेजिस्टेंस से पास कर रहा है उसमें ज्यादा चेंजेस ना आए, बिकॉज अगर हमने यहां पे वोल्टमीटर कनेक्ट किया तो इस वोल्टमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेट्स सपोज दिस इज कॉल्ड द RB। तो दो रेजिस्टेंसेस अगर यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट का फिर से बच्चों चेंज हो जाएगा, और फिर से अगर ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो यहां पर पहले जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा था दैट इज I इंटू RL। अब हमने यहां पर जो है वो RB कनेक्ट कर दिया है। इस केस में अब जो यहां पर करंट जो फ्लो होगा दैट इज नॉट इक्वल टू द I, वो I से कुछ कम वैल्यू का होगा। लेट्स सपोज अगर IG करंट यहां पे चला जाता है तो यहां से जो करंट पास करेगा वो I माइनस IG पास करेगा। इसका मतलब इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अब कम हो चुका है। अब ये अगर वोल्टेज कम हो चुका है बच्चों, इसका मतलब हमें वोल्टमीटर जो है वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देने वाला है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू जो है हमें मिले, एक्चुअल वैल्यू तो हमें नहीं मिलने वाला है वोल्टेज का, इसका मतलब ये जो है प्रॉपर एफिशिएंट नहीं होता है। इसीलिए इसके हेल्प इन प्लेस ऑफ दिस वोल्टमीटर वी यूज द पोटेंशियोमीटर, राइट, क्योंकि वो नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है। लेकिन अगर हम वोल्टमीटर से ही जो है वो वोल्टेज को मेजर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस वोल्टमीटर की हेल्प से ही जो है हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करें, तो इसके लिए इसके रेजिस्टेंस को हमें क्या करना होगा बच्चों, हाई करना होगा, राइट। तो अब ये जो वोल्टमीटर है इसका कैलिब्रेशन कैसे होता है, देखो बच्चों यहां पे हमारे पास में ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम एक हाई वैल्यू का, लेट्स सपोज दिस इज द RS, तो एक हाई वैल्यू का जो रेजिस्टेंस है वो हम यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। तो वापस से हमारे पास कितने क्वेश्चन बन गए बच्चों, दो क्वेश्चन बन चुके हैं। देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर हम वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में इसको कैलिब्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर के किस फॉर्म में कनेक्ट किया जाएगा, देन इट इज कनेक्ट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर।
वोल्ट मीटर अगर कैलिब्रेट करना है तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन वोल्ट मीटर को लोड के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजों को लेकर एकदम क्लियर रहना है। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाएगा एंड दैट रेजिस्टेंस इज ऑफ हाई वैल्यू एंड दिस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हमें यहां पे वोल्टेज मेजर करना है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर जो है हमारे पास में ये जो हमारे पास में अप्लायंसेस बन चुका है दैट इज कॉल्ड द वोल्ट मीटर। अब ये हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस क्यों चाहिए? बिकॉज हमें यहां पर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई चाहिए सो दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू दिस वोल्ट मीटर और मैक्सिमम करंट जो है वो इस लोड रेजिस्टेंस से पास करे, जिससे कि हमें इस वोल्टेज का एक्यूरेट वैल्यू मिले। क्योंकि पहले जो करंट था वो आई था, हम चाहते हैं कि उतना ही करंट हमारा फ्लो करे, तो उतना ही करंट अगर फ्लो करे तो उसके लिए तो हमें इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट करना होगा और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर इंफिनिटी का मतलब अगर हमें क्वेश्चंस में दे देता है बच्चों की आइडियल वोल्ट मीटर है, तो आइडियल वोल्ट मीटर की अगर हम बात करते हैं बच्चों फॉर द आइडियल वोल्ट मीटर, सो आइडियल वोल्ट मीटर के केस में आपको ये जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट कंसिडर करना होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, उसने बोल दिया आइडियल वोल्ट मीटर या रेजिस्टेंस नहीं दिया है वोल्ट मीटर का, तो हमें यहां पर उसका रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट कंसीडर करना है। सिमिलरली अगर हम एमीटर की बात करते हैं और उसने बोल दिया है एमीटर जो है हमारा वो आइडियल है, इस केस में इसका जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो 0 होता है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर है हमारा। और एक्चुअल कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिकल कंडीशन में वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता है एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन में एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो भी हमारा 0 नहीं होता है। नेक्स्ट कैलकुलेशन की बात करते हैं बच्चों यहां पे, तो ये तो हमारा वोल्ट मीटर बन चुका है। अब हम इसके लिए यहां पे बात करते हैं, तो यहां पर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है लेट्स सपोज इट इज इक्वल टू द V, राइट, एंड इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू RG एंड ये वाला रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू RS। तो यहां पर जो रिक्वायर्ड करंट है फॉर द डिफ्लेक्शन दैट इज कॉल्ड द IG। तो यहां पर हम इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है जो ये मेजर करने वाला है दैट कैन बी रिटन एज V इज इक्वल टू IG, यहां हम इसे लिख सकते हैं IG इंटू RG प्लस IG इंटू RS। सो IG को अगर हम आउटसाइड ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में RG प्लस RS एंड इट इज इक्वल टू V। सो इट कैन बी रिटन एज V बाई IG इट इज इक्वल टू RG प्लस RS। तो वापस से हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस है जिसे हमें सीरीज में यहां पे कनेक्ट करना है उसको हम लिख सकते हैं RS इट इज इक्वल टू V बाई IG माइनस RG। और ये वैल्यू ऑफ करंट काफी कम होगा बच्चों, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इसका तो कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वैल्यू होगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमारा बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। स्मॉल वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये जो करंट है ये सिर्फ इतना करंट है जिससे कि हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो सके, तो इसका मतलब ये वैल्यू काफी बड़ा होगा और एक बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर ये जो है काफी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा। वो तो हमने पहले ही बता दिया कि हमें हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है, लेकिन उसका वैल्यू किस फॉर्मूले से आएगा, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप यहां पर इस रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात की गई है तो पहला हमने यहां पे एमीटर को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया दैट इज द कैलिब्रेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर और कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसकी भी यहां पे हमने बात की। नेक्स्ट बच्चों आते हैं यहां पे, तो सिंपल सी बात यहां पे दिया हुआ है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। आर का वैल्यू दिया हुआ है V बाई आई जी माइनस G। कैपिटल G वही डिनोट कर रहा है बच्चों यहां पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास में यहां पर अगला इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे पास में है यहां पे, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, या हम बोल सकते हैं डायरेक्ट अगर उससे क्वेश्चन ना भी बनेंगे, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आया, वैसे तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर उस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आया तो इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड हमारे पास में दूसरे क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। तो क्या जो है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज।
अब ये जो हमारे पास में बीट स्टोन ब्रिज होता है बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास में 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होते हैं इस तरह से। एक रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे मान लिया P है, दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास में Q, नेक्स्ट इट इज R एंड फोर्थ रेजिस्टेंस इट इज S, और यहां पर बीच में हमारे पास में ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया जाता है। अब गैल्वेनोमीटर का जो हमारे पास में एप्लीकेशन है वो हमें पता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शन बताएगा कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो करेगा देन यहां पर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, और अगर नहीं होगा तो जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब जो निडल है वो बिल्कुल एकदम इस तरह से रहेगा। एंड यहां पर हमारे पास में बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया है और ये यहां पे की कनेक्ट कर दिया है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पे देखो अगर हम बैलेंस कंडीशन की बात करते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं, मान लिया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन की बात करेंगे तो उस केस में यहां पर जो करंट फ्लो करेगा यहां पर ये नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन होगा। और नल डिफ्लेक्शन का मतलब है, अगर मैंने यहां पे 2 पॉइंट कंसीडर कर लिया A एंड B, इसका मतलब है A पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो B पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होगा, क्योंकि करंट का फ्लो जो होता है दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और अगर यहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है बच्चों, इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल है इसका जो पोटेंशियल है वो सेम है। तो अगर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है एंड ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन है, इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि हम चाहें तो इस गैल्वेनोमीटर को यहां से हटा भी सकते हैं। मतलब इस गैल्वेनोमीटर को यहां पे कनेक्ट करें या ना करें, इससे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है बैलेंस्ड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि इस ब्रांच में जो है वो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और ये नहीं हो रहा है कब, ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ P, Q, R एंड S के केस में। तो वो क्या कंडीशन होगी जिसे हम बैलेंस कंडीशन बोलेंगे बच्चों। तो हम ये बोल सकते हैं जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहां लेट सपोज अगर I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहां से हमारा टोटल करंट सप्लाई हुआ I, और यहां पर आकर के वो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, एक हमारा I1 है, दूसरा यहां पर I2 है। तो यहां से जो करंट I1 जाएगा वही करंट यहां से I1 पास करेगा, यहां से जो I2 जाएगा वही यहां पर करंट I2 हमारा पास कर रहा होगा। करेक्ट है। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो P एंड Q है बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। सिमिलरली R और S वाला जो रेजिस्टेंस है वो भी हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहां पर हम ये बोल सकते हैं I1 इंटू इसका मतलब हम यहां पे बोल सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस वाली ब्रांच के अक्रॉस वो इस वाली ब्रांच के इक्वल है। तो हम यहां पे सिंपल सी बात है ऐसा लिख सकते हैं I1 इंटू P एंड इट इज इक्वल टू I2 इंटू R। ये I1 इंटू P तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया। सिमिलरली I2 इंटू R का मतलब इस वाली ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, और दोनों सेम होंगे क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, तब जाकर के इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड सिमिलरली हम यहां पे लिख सकते हैं I1 इंटू Q, सो Q के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही हमारा S के अक्रॉस होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं I2 इंटू S। सो on dividing these two equations we can write P by Q it is equals to R by S, and this is the condition for balanced Wheatstone bridge। तो ये जो कंडीशन है बच्चों हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। मान लो हमें यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस दे दिए, 4 रेजिस्टेंस कैसे दे दिए, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया और हमें ये चेक करना है वेदर इट इज द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, P by Q इज इक्वल टू R by S। हमें यहाँ पे P by Q का वैल्यू निकालना है, R by S का वैल्यू निकालना है और चेक करना है कि यह बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लो वो पूछ सकता है कि टोटल जो करंट सप्लाइड है वो कितना है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो टोटल करंट सप्लाई निकालना है, तो अगर बैलेंस कंडीशन है तो ये वाला और ये वाला सीरीज में होगा, ये वाला और ये वाला सीरीज में होगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल के, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल करके सर्किट का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, और सर्किट का इक्विवेलेंट निकाल करके हम यहां से करंट सप्लाई निकाल सकते हैं बैटरी का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
अदरवाइज अगर ये बैलेंस नहीं होगा, यहां से कुछ करंट पास करेगा और उस केस में जो फिर हमें है बच्चों यहां पे केवीएल एंड केसीएल की हेल्प से यहां पर हमें इस सर्किट का जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा एंड तब जाकर के हम यहां पर नेट करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना इजी हो जाएगा अगर ये कंडीशन बैलेंस वाली होगी तो एक हेल्प तो हमारा यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज का ये होता है कि हम किसी सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बैलेंसिंग कंडीशन में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो रिक्वायर्ड डेटा है करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं, राइट। और इसी पर बेस्ड जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं दैट इज द मीटर ब्रिज। तो हम यहां पे बोल सकते हैं द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस बाय द व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट ये बोलना चाह रहा है कि हमारा जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दैट विल नॉट अफेक्ट द मेजरमेंट। इसका मतलब मान लो हमने यहां पर P हमारे पास में नॉन रेजिस्टेंस है, R नॉन रेजिस्टेंस है, S भी मेरे पास में नॉन रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास में एक अननोन रेजिस्टेंस है और मुझे इस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है बच्चों। तो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है और मैंने यहां पर एक रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया है। रियोस्टेट मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर ये अनबैलेंसिंग कंडीशन है तो अनबैलेंसिंग कंडीशन में यहां से करंट जो फ्लो करेगा वो बीच में भी करंट जाएगा और जब इस गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा तो फिर से वही केसीएल एंड केवीएल अप्लाई करना होगा। तो केसीएल और केवीएल से तो प्रॉब्लम जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो फिर से क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे और बैलेंसिंग कंडीशन में फिर से P बाई Q, या हम ऐसा लिख सकते हैं बैलेंसिंग कंडीशन में P बाई X इट इज इक्वल टू R बाई S, मतलब उस कंडीशन तक बैलेंस करेंगे। इस रियोस्टेट की हेल्प से ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इस अकॉर्डिंग सेट करेंगे कि यहां पर जो करंट फ्लो करेगा वो 0 हो जाए, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। तो अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा उस केस में हम लिख सकते हैं P बाई X इट इज इक्वल टू R बाई S एंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज S बाई R इंटू P। तो ये हमारे पास में अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये भी हमारे पास में ये इसका जो है वो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यहां पे होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की हम यहां पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो अगला इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है दैट इज मीटर ब्रिज। और ये जो मीटर ब्रिज होता है इट इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज एप्लीकेशन। व्हीटस्टोन ब्रिज एप्लीकेशन पे कैसे बेस्ड होगा बच्चों, देखो यहां पे हम क्या कर रखा है, हमने यहां पे क्या किया हुआ है, हमारे पास में यहां पर एक एल स्ट्रिप है, फिर बीच में हमने यहां पर एक आई स्ट्रिप को कनेक्ट किया हुआ है। बच्चों ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रैक्टिकल्स में तो आपके ये आता ही है, ठीक है। यहां पर हमारे पास में 2 एल स्ट्रिप होती है, बीच में एक आई स्ट्रिप होती है और यहां पर ये एक वायर हमारा रेजिस्टेंस वायर जो है वो बीच में कनेक्टेड होता है। साथ में इस वाली स्ट्रिप से ये स्ट्रिप जो है हमारी कंडक्टिंग स्ट्रिप्स होती है। यहां पर हमारे पास में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, ये दिस इज कॉल्ड द आरबी एंड ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है और इस मीटर ब्रिज की हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज दिस अननोन रेजिस्टेंस इज X ओवर हियर। तो यहां पे देख सकते हैं ये गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम यहां पे फिर ज्योति को जो है वो एडजस्ट करते हैं। तो ज्योति को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, मान लो मेरे पास में ये अननोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू का रेजिस्टेंस है। तो अननोन वैल्यू का रेजिस्टेंस है तो यहां पर ये जो है मेरे पास में एक रेजिस्टेंस वायर है और इस रेजिस्टेंस वायर का जो जनरली लेंथ होता है, अगर हम स्टैंडर्ड मीटर ब्रिज की बात कर रहे होते हैं तो इसका जो लेंथ होता है दैट इज द 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर अगर इसका लेंथ है और यहां पर मैंने एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है और उस बैटरी का जो ईएमएफ है बच्चों यहां पे, इस बैटरी का ईएमएफ यहां पे ई है। लेट्स सपोज हो सकता है इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो, तो इस वाले सर्किट में जो है वो करंट तो फ्लो करेगा, साथ में ऊपर भी फ्लो करेगा। तो अगर यहां पे 2 पॉइंट अगर हम कंसीडर कर लेते हैं ए एंड बी, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज कॉल्ड द VAB एंड VAB बाई लेंथ ऑफ, या हम इसे अगर हम कैपिटल L कंसीडर कर लेते हैं, मैंने मान लिया यहां पर इसका जो लेंथ है दैट इज द कैपिटल L जो कि 100 सेंटीमीटर है। सो VAB बाई L दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज ग्रेडियंट।
इसे हम यहां पर x से डिनोट कर सकते हैं, राइट। अब हमने यहां पे क्या किया, एक अननोन रेजिस्टेंस को बच्चों यहां पे कनेक्ट कर दिया, जिसका वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और इस जोकी को हम आगे और पीछे इसको स्लाइड करेंगे तो एक पर्टिकुलर लेंथ स्मॉल l पर क्या होगा बच्चों, ये बैलेंस कर जाएगा। बैलेंस का मतलब इस पर्टिकुलर लेंथ पर आकर के इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 0 चला जाएगा। अगर इससे थोड़ा सा इधर स्लाइड किया या थोड़ा सा इधर स्लाइड किया, दैट इज द अनबैलेंसिंग कंडीशन। उस कंडीशन में तो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, तो हमें वो पोजीशन फाइंड आउट करना है जहां पर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। मान लिया यहां से L डिस्टेंस पर जो है वो डिफ्लेक्शन 0 चला गया, तो ये वाला जो लेंथ होगा बच्चों ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस L। अब लेंथ के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, देखो बच्चों पर यूनिट लेंथ में हमने यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया है, तो इसका मतलब x लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, x इंटू एल। और 100 माइनस एल लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा दैट इज 100 माइनस एल इंटू एक्स। तो ये कंडीशन वापस से हमारा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन बन चुका है। और बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां पर वापस से वही जो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है, लेट्स सपोज ये रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है, अगर मैंने इसे यहां पे P कंसीडर कर लिया, देन वी कैन राइट P बाई Q। सो Q तो हमारा X का काम करेगा एंड R दैट इज इक्वल टू L इंटू X। L लेंथ के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज द L इंटू X, एंड 100 माइनस L लेंथ के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज 100 माइनस L इंटू X। सो X to X will cancel out, that is the potential gradient. So we can write over here this X can be written as 100 minus L by L into P। ठीक है, और ये जो P है दैट इज द रेजिस्टेंस, जो हम यहां रेजिस्टेंस बॉक्स से इस वैल्यू को ऑलरेडी पहले से ही चूज कर लेते हैं कि किस वैल्यू का रेजिस्टेंस हम यहां पे लगाएं, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है उसमें हमारे पास में रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पता होता है। रियोस्टेट में जो रेजिस्टेंस होता है वो हमें पता नहीं होता है, और इसी को यूज करके हम यहां पर इस एक्स का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में हम यहां पर अननोन वैल्यू जो है रेजिस्टेंस का वो हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है दैट इज 100 माइनस एल बाई एल इंटू पी। तो मान लो अगर हमारे पास में बैलेंसिंग लेंथ दे दिया जाता है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर वैल्यू पुट कर देते हैं, लेट्स सपोज एल इट इज इक्वल टू 40। सो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू पी, देन इट इज 60 बाई 40 इंटू पी, सो इट विल बी 6 बाई 4 इंटू पी, और ये हमारे पास में x का वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ p। तो इस तरह से बच्चों हम जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्या इनके एप्लीकेशन से उन सबको डिस्कस कर लिया है हमने, और आगे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने नीट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ है, और उसी सीरीज में यहां पर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, 6 similar bulbs are connected as shown in the figure with a DC source of EMF E and 0 internal resistance. The ratio of power consumption by the bulbs when all are glowing and in the situation when the 2 from section A and 1 from the section B are glowing will be. तो पहली कंडीशन में बच्चों यहां पर जब सारे बल्ब हमारे ग्लो कर रहे हैं, उस कंडीशन में अगर हम पावर कंजप्शन की बात करते हैं तो यहां पर हर बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, और एक शॉर्ट वायर के थ्रू यहां पे इनको शॉर्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये जो तीनों बल्ब है ये हमारे पैरेलल में होंगे, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा दैट इज इक्वल टू R by 3, एंड ये जो तीनों बल्ब हैं ये भी हमारे पैरेलल में होंगे, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू R by 3। Now this R by 3 and R by 3 are connected in the series. So let's suppose R1 be the equivalent resistance for the first condition जब सारे बल्ब हमारे यहां पर ग्लो कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा जो R इक्विवेलेंट होगा दैट इज R1 इट इज इक्वल टू R by 3 प्लस R by 3, या इसे हम ऐसा बोल सकते हैं ये हमारा 2R by 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में जो पावर कंजप्शन होगा P1 इट कैन बी रिटन एज E स्क्वेयर बाय R1, जो कि हमारा यहां पर इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस है।
सो ये हो जाएगा ई स्क्वेयर बाई 2r इंटू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। सेकेंड कंडीशन के लिए यहां पे बोला गया है जब दो बल्ब सेक्शन ए से और एक हमारा सेक्शन बी से, तो अगर यहां पर लेट सपोज कि पहला वाला बल्ब और सेकंड वाला बल्ब यूज आ रहा है और इधर से एक ही बल्ब यूज में आ रहा है, इसका मतलब ये दो बल्ब हमारे पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा दैट इज इक्वल टू r बाई 2, और इस वाली साइड का जो इक्विवेलेंट होगा दैट इज इक्वल टू r। अब यहां पर r बाई 2 और r जो बच्चों दोनों रेजिस्टेंस है वो सीरीज में होंगे। इसका मतलब अगर सेकेंड कंडीशन के लिए R2 जो है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो R2 को यहां पर हम लिख सकते हैं R बाई 2 प्लस R, एंड ये हो जाएगा यहां पर इट इज 3R बाई 2। तो इस कंडीशन में अगर हम पावर कंजप्शन की बात करेंगे उसे हमने कंसिडर कर लिया है P2, सो P2 को हम लिख सकते हैं यहां पे E स्क्वेयर बाय R2 एंड R2 इट इज इक्वल टू 3R बाई 2। ये हमारे पास में हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम दोनों पावर्स के अगर रेशियो देखते हैं, सो P1 बाई P2 इट इज इक्वल टू E स्क्वेयर बाई R2, E स्क्वेयर बाई R विल कैंसिल आउट, सो इट इज 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 बाई 3, सो इट इज इक्वल टू 9 बाई 4। तो यहां पे हम देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन सेकंड है इट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, इस क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर T फॉर द कॉपर। तो अगर आप एनसीईआरटी ओपन करके देखते हो बच्चों, वहां पे जो हमारे पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उसमें हमारे पास में जो वेरिएशन होता है रेजिस्टिविटी का विद द टेम्परेचर, राइट, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर फॉर द मेटल्स। मेटल्स के लिए अगर हम बात करते हैं यहां पे, सो रेजिस्टिविटी को लिख सकते हैं हम m अपॉन n e स्क्वेयर टाउ। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है इट विल डिक्रीज। जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है, जो कॉलिजन्स ड्यूरिंग द कॉलिजन जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम, एंड ये रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। फ्री चार्जेस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है बिकॉज फ्री चार्जेस ऑलमोस्ट हमारे किसी भी कंडक्टर में कांस्टेंट रहते हैं और बल्क अमाउंट में होते हैं, राइट। तो यहां पर अगर हम देख सकते हैं रेजिस्टिविटी को जो इंपैक्ट करता है दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। सो ऑन डिक्रीजिंग दिस टाउ बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो रेजिस्टिविटी जो है यहां पे इंक्रीज होता है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल विल इंक्रीज। सेमीकंडक्टर के केस में हमारा उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, ये जो है हमारा रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज होता है लेकिन साथ में जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बने होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं अगर हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो। और ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर जो फ्री चार्ज कैरियर से वो इस टॉ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और इसीलिए वहां पर उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ बच्चों डिक्रीज होती है। तो यही हमारे पास में एक रीजन है कि अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मेटल्स के केस में उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। वहीं अगर हम सेमीकंडक्टर्स के केस में बात करते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती है, या हम बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। और ये जो ग्राफ है कॉपर के केस में अगर हम देखते हैं तो ये ग्राफ कुछ हमारे पास में इस तरह का, आप अगर एनसीईआरटी ओपन करके देखोगे तो आपको वहां पे ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट ये मिलेगा। सो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में जो ऑप्शन सेकंड है इट इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, इस क्वेश्चन में बोला गया है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी whose EMF is 10 वोल्ट। तो बैटरी का यहाँ पे हमें EMF जो है वो गिवन है दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो बैटरी का जो हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों। When connected through an external resistance of 4 ohm, 4 ohm external resistance है as shown in the figure is। So basically यहाँ पे हमें TPD कैलकुलेट करना है। Let's suppose यहाँ पे हमारे पास में एक पॉइंट है A और एक पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया B। So we have to calculate the
VA माइनस VB, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारे पास में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, या तो यहां से यहां तक हम केवीएल लगा दें, ओपन केवीएल, या हम जानते हैं बैटरी के डिस्चार्जिंग के केस में जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू E माइनस I इंटू आर, एंड यहां पर स्मॉल r जो है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो उसके लिए हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट अगर हम यहां से देखते हैं तो जो सर्किट का करंट होगा बच्चों, ईएमएफ है हमारे पास में E, एंड नेट रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E का वैल्यू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, इट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सो एक मेथड तो हमारे पास में ये है, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या दूसरा मेथड क्या है, जो हमारे पास में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, और उतना ही करंट इससे पास कर रहा है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसे हम लिख सकते हैं V इट इज इक्वल टू 4 इंटू I दैट इज इक्वल टू 2, सो इट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। और इस अकॉर्डिंग यहां पे देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन 4 है इट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोला गया बच्चों, यहां पे इस क्वेश्चन में बोला गया है अ वायर ऑफ अ लेंथ L and the resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts. The first 5 parts are connected in the series while the next 5 parts are connected in the parallel. The two combinations are again connected in series. The resistance of this final combination is. So इस कंडीशन में यहां पे बोला गया है हमारे पास में एक L लेंथ का वायर है एंड उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। लेट्स सपोज एक वायर है हमारे पास, इसका लेंथ L एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 100 ओम एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब हमारे पास में हर एक पार्ट का जो लेंथ है इट इज L बाई 10 एंड इसके अकॉर्डिंग जो हर पार्ट का रेजिस्टेंस होगा इट इज इक्वल टू 10 ओम। द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो अगर हम 5 रेजिस्टेंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां पे ज्वाइन करवा देते हैं, उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू 5 R, एंड R का वैल्यू 10 ओम है तो ये हो जाएगा 50 ओम, एंड द नेक्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो फॉर द नेक्स्ट 5 पार्ट्स जो हमारे यहां पे पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, इनका जो इक्विवेलेंट होगा दैट इज R बाई 5 and it is equals to 10 by 5, so it is equals to 2 ohm, right? next condition में क्या किया गया है, the combination are again connected in series। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों को हमने फिर से सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। यहां पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में एक 50 ओम है एंड द नेक्स्ट इज 2 ओम, जिसका इक्विवेलेंट 2 ओम है। दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो फाइनली हमारे पास में जो R इक्विवेलेंट होगा it is equals to 50 plus 2 and it is equals to 52 ohm. The resistance of this final combination will be, so according देख सकते हैं कि हमारे पास में जो फाइनल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होगा it is equals to 52 ohm. So option 3rd will be the correct answer. Thank you so much. बच्चों जो हमारे पास में अगला क्वेश्चन है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अपने आप में जो है लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको ये देखना होगा बिकॉज यहां पे 2 हीटर्स हमारे पास में दिए हुए हैं A एंड B एंड हैविंग द पावर रेटिंग्स 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट। तो यहां पे दोनों जो बल्ब है हमारे पास में, इन दोनों का यहां पे पावर रेटिंग, एक का P1 दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट एंड लेट्स सपोज की रेटिंग वोल्टेज इसका V है, और दूसरे बल्ब के लिए भी जो रेटेड पावर है वो हमारे पास में दिया हुआ है 2 किलोवाट। अगर हम इसे V वोल्टेज जो कि इसका रेटिंग वोल्टेज है, मतलब दोनों के लिए सेम रेटिंग वोल्टेज यहां पे कंसीडर किया है। Those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source। अब पहले तो क्या किया, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, देन बाद में हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया एक फिक्स्ड पावर सोर्स। तो फिक्स्ड पावर सोर्स क्या कंसीडर कर लेते हैं, V वोल्टेज कंसीडर कर लेते हैं, और बताना है रेशियो ऑफ द पावर आउटपुट्स फॉर दीज 2 केसेस। तो सिंपल सी बात है भाई बच्चों, यहाँ पे पहली कंडीशन के लिए अगर हम यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज रेटेड पावर जो होता है हमारा दैट इज V स्क्वायर बाई R। सो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे RA जो होगा इसे हम लिख सकते हैं इट इज
v स्क्वेयर बाय T1 and RB can be written as V square by T2, राइट। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर हम दोनों का रेशियो लेते हैं बच्चों यहां पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में RA to the RB and it is equals to T2 to the T1, so it is 2 by 1, so RA it is equals to 2 RB। अब पहली कंडीशन में क्या किया गया है, RA एंड RB दोनों को हमने यहां पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया है V। तो इस केस में जो हमारे पास में R इक्विवेलेंट होगा, लेट सपोज इट इज R1 फर्स्ट कंडीशन के लिए, तो ये हो जाएगा RA प्लस RB। RA का वैल्यू 2RB है, सो 2RB प्लस RB इट इज इक्वल टू 3RB। और इस कंडीशन में अगर हम यहां पे निकालते हैं पावर आउटपुट, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर हम पावर आउटपुट की बात करते हैं जो कि हमारा सीरीज है, तो ये हो जाएगा V स्क्वेयर बाई R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 3RB। ये हमारे पास में हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन में क्या किया, यहां पर फिर से ये दोनों रेजिस्टेंस है और इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक है RA, दूसरा है हमारे पास में RB। तो यहां पर हमारे पास सेकंड कंडीशन में जो R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट डैश इट इज इक्वल्स टू RA RB टू द RA प्लस RB। सारी वैल्यूज को RB के टर्म में पुट कर देते हैं ये, तो RA का वैल्यू हमारे पास में 2RB है, सो इट इज 2RB इंटू RB डिवाइडेड बाय 2RB प्लस RB। RB से RB कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों यहां पे, तो फाइनली हम यहां पे लिख सकते हैं इट इज 2RB डिवाइडेड बाय 3। और इस कंडीशन में भी हमने इस कॉम्बिनेशन को V वोल्ट से ही जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं पावर आउटपुट की, सो फॉर द पैरेलल कंडीशन इट कैन बी रिटन एज V स्क्वेयर बाई R इक्विवेलेंट एंड इट इज 2RB इंटू 3। दोनों का रेशियो यहां पे लेना है हमें, तो दोनों का रेशियो जो हमारे पास में होगा दैट इज PS टू द PP, सो PS विल बी इक्वल्स टू V स्क्वेयर बाई 3RB इंटू एंड PP विल बी इक्वल्स टू इट इज 3V स्क्वेयर बाई 2RB, so V square to V square will cancel out and it is equals to 2 by 9। so यहां पे देख सकते हैं हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है, सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। तो सिंपल सी बात थी, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहां पे हम देख सकते हैं फॉर द सेम रेटिंग वोल्टेज हमने यहां पे इसको कंसिडर किया हुआ है। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, सो हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में बोला गया है a uniform wire of a diameter D carries a current of 100 milliampere when the mean drift velocity of electrons in the wire is V। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास में एक करंट कैरिंग वायर है और उस करंट कैरिंग वायर का जो हमारे पास में डायामीटर है इट इज इक्वल्स टू स्मॉल d, और हम यहाँ पर जो हमारा ड्रिफ्ट जो करंट होता है उस करंट को हम यहां पे लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू NEA VD। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है इट इज V करस्पॉन्डिंग टू द करंट 100 मिली एम्पियर, सो I का वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं 100 मिली एम्पियर, इट इज NE एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कैन बी रिटन एज पाई D/2 होल स्क्वायर इनटू V। ये तो हमारे पास में इक्वेशन 1 हो चुका है। सेकंड कंडीशन में इसने क्या बोला है, फॉर द वायर डायमीटर D/2 ऑफ द सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल इसका मतलब स्मॉल एंड E पे तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, लेकिन यहां पर जो करंट है दैट इज इक्वल टू 200 मिली एम्पियर और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहां पे मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो सेकंड कंडीशन के लिए अगर हम लिखते हैं, हमारे पास में जो करंट है दैट इज 200 मिली एम्पियर एंड E
pi and diameter is d by 2. So corresponding to the d by 2, रेडियस जो हमारा होगा इट विल बिकम्स d by 4. तो यहां पे हम लिख सकते हैं d by 4 होल स्क्वायर इंटू v2. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. दोनों को बच्चों डिवाइड कर लेते हैं यहां पे, तो ये हो जाएगा 1 by 2 इट इज इक्वल्स टू एंड इट इज d by 2 होल स्क्वायर बाय d by 4 होल स्क्वायर इंटू v by v2. सो यहां पे लिख सकते हैं इसे 1 by 2 it will become 1 by 4, it is 1 by 16 into v by v2. so v2 का वैल्यू हमारे पास में हो जाएगा 2 उधर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 4. 2 से 2 4 कैंसिल आउट होगा ऑन 2 टाइम एंड इट इज इक्वल टू 8 इंटू v. साथ में इधर v भी रहेगा. तो फाइनली हमारे पास में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का 8 टाइम्स होगा. सो ऑप्शन सेकंड यहां पे करेक्ट आंसर होगा. थैंक यू सो मच. अगले क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, यहां पे हमारे पास में एक यूनिफॉर्म मेटल वायर ऑफ अ लेंथ L हैज अ 10 ओम रेजिस्टेंस. तो यहां पर हमारे पास में एक L लेंथ का जो वायर है एंड इसका जो रेजिस्टेंस है इट इज 10 ओम. Now the wire is stretched to the length 12. तो वायर जैसे हमारे पास में नॉर्मली एक वायर है, इसको स्ट्रेच किया है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो तो कांस्टेंट है. तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, लेंथ को हमने चेंज किया, इसका मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चेंज होगा. तो यहां पे हम वॉल्यूम के लिए लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास में है, लेट सपोज इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इट इज a, लेंथ इज L. सो L into A can be written as for the second condition when its length will become the 2L. so let's suppose cross sectional area यहाँ पे A2 हो जाता है. तो फाइनल कंडीशन में हम लिख सकते हैं इसका जो वॉल्यूम होगा इट इज 2L into A2. बिकॉज दोनों कंडीशन में हमारा वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम जो बोल सकते हैं A2 इट इज इक्वल टू A by 2. और इस कंडीशन में इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R2 इट कैन बी रिटन एज रो इनटू 2L by A by 2 and it is equals to 4 into rho into L upon A. फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इट इज R, इट इज इक्वल्स टू रो into L upon A. ये हमारा 10 के इक्वल है. तो यहाँ पे जो हमारे पास में R2 का वैल्यू होगा इट इज इक्वल्स टू 4 into 10 and it is equals to 40 ओम. तो अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होकर के 40 ओम हो गया है. फाइनली हमने क्या किया यहाँ पे, वायर इज स्ट्रेच्ड टू द लेंथ 12 तक तो इसको खींचा देन टू फॉर्म अ परफेक्ट सर्कल. अब इस 12 लेंथ से जो है हमने एक सर्कल बना दिया और बोला गया है यहां पर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी आर्बिट्रेरी डायमीटर ऑफ द सर्कल. इसका मतलब है कि कोई भी हमने एक डायमीटर ले लिया इस तरह से और इस डायमीटर के अक्रॉस जो है हमें लेट्स सपोज यहां पे हमारे पास में 2 पॉइंट है P एंड Q. सो P एंड Q के अक्रॉस हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो ये जो टोटल लेंथ है तो हमारे पास में 2L है, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा बच्चों L और ये वाला लेंथ जो है हमारे पास में L. और इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में कनेक्ट होगा. अच्छा, 2L लेंथ का जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द 40 ओम. तो L लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम होगा. इसका मतलब ऊपर वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस है 20 ओम एंड इस वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस है इट इज ऑल्सो 20 ओम. यहां पर दो 20 ओम के रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है. इसका मतलब हमारा जो R इक्विवेलेंट होगा इट इज इक्वल्स टू 20 by 2 एंड इट इज इक्वल्स टू 10 ओम. तो यहां पे देख सकते हो इनिशियल कंडीशन में जो हमारा रेजिस्टेंस है फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हमारा 10 ओम के इक्वल ही रहेगा. सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, जो हमारा रीनीट 2024 में आया हुआ है. देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सिंपली ये जो क्वेश्चन है हमारा इट इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन बेस कंसेप्ट, जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन फाइनली बैलेंस कंडीशन में 0 हो जाएगा. सो यहां पर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, बिकॉज जब दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल हमारा सेम होगा तो इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा. और
इस क्वेश्चन में अगर हम देखना चाहते हैं तो बोला गया द गिवन सर्किट शोज अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर ए बी ऑफ 40 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जो मेरे पास में ए बी वायर है, इसका लेंथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एल ए बी, इट इज 40 सेंटीमीटर। और बोला गया है इन ऑर्डर टू गेट द जीरो रीडिंग इन द गैल्वेनोमीटर जी, द फ्री एंड ऑफ जे इज टू बी प्लेस्ड फ्रॉम बी। मतलब ये जो डिस्टेंस है बैलेंसिंग कंडीशन में बी से जे का जो जॉकी है उसका जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। अब बैलेंस कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो व्हीट स्टोन डिश के लिए हम देख सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस होगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय, एंड लेट्स सपोज मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया है कि ये जो पार्ट है इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू x1, एंड इसका जो रेजिस्टेंस है इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया है x2। बेसिकली एक्चुअली ये है तो लेंथ के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होता है हमारा बैलेंसिंग लेंथ जो होता है। मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं x इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, राइट, बिकॉज अगर मेरे पास में पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने यहां पे लेट्स सपोज हमने आर नॉट कंसिडर कर लिया, सो x1 लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू x1 इंटू आर नॉट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 8 बाय x1 इट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय x2। सो बेसिकली यहां पे मैंने इसको लेंथ ही कंसीडर किया है। अगर हम रेजिस्टेंस के टर्म में लेना चाहते हैं तो आप x1 एंड x2 को रेजिस्टेंस भी कंसीडर कर सकते हो। इसका मतलब यहां पे जो x1 रेशियो x2 होगा इट इज इक्वल टू 8 बाई 12, या हम इसे बोल सकते हैं इट इज 2:3। सो रेजिस्टेंस यहां पे जो डिवाइड होगा वो 2:3 में डिवाइड होगा। और हमें पता है एक वायर के लिए अगर हम बात करते हैं तो वायर का जो रेजिस्टेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो यहां पे हम बोल सकते हैं ये जो लेंथ का रेशियो होगा x1 टू द x2 इट इज इक्वल टू 2:3, और 2:3 के करस्पॉन्डिंग मुझे तो यहां पे x2 का वैल्यू निकालना है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं x1 प्लस x2 बाय x2, सेम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो 2 प्लस 3 बाय 3, एंड x1 प्लस x2 विल बिकम द टोटल लेंथ ऑफ AB दैट इज इक्वल टू 40, सो इट इज 40 डिवाइडेड बाय x2 it is equals to 5 divided by 3, so x2 will be equals to 40 into 3 by 5, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम, so x2 will be equals to 24 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो j का p से डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, सो अगले क्वेश्चन में यहां पे हमें जो फाइंड आउट करना है दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। तो अगर पर्टिकुलर एक सर्किट की बात करते हैं, यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास में 2 सेल कनेक्टेड है, एक हमारे पास में 10 वोल्ट का है, एक 5 वोल्ट का है। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 10 वोल्ट जो है वो ज्यादा है 5 वोल्ट से, इसका मतलब ये इफेक्टिव होगा, और इफेक्टिव होगा तो दोनों अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है। इसका मतलब यहां पर हमारे पास में जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा दैट इज E इज इक्वल टू 10 माइनस 5 एंड इट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। इसका मतलब यहां पे जो सर्किट में जो करंट ड्रॉ होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मुझे यहां पे करंट निकालना है दैट इज I इज इक्वल टू द नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस 1 प्लस 7, so it is 5 divided by 10 and it is 0.5 एम्पियर। सर्किट में जो करंट फ्लो होगा बच्चों दैट इज 0.5 एम्पियर एंड फ्रॉम A टू B, सो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। सो ऑप्शन 1 जो है यहां पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। हेलो बच्चों, हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। तो यहां पर जो हमारे पास में पावर जो है सोर्स का दैट इज इक्वल टू 100 किलोवाट, ये 100 किलोवाट दिया हुआ है, एंड टाइम
because this energy that will be radiated ideally radiated by a 100 kilowatt transmitter in 1 hour. तो जो ट्रांसमीटर का पावर है दैट इज 100 किलोवाट एंड 1 आवर में अगर हम यहां पे देखना चाहते हैं कि कितना एनर्जी जो है वो रेडिएट होगा, सो एनर्जी कैन बी रिटन एज P into T, पावर into टाइम, and power it is 100 into 10 raised to 3 watt, and time in second it is 3600 second. So it is equals to 36 into 10 raised to 7 joule, and this will be the amount of energy radiated by the transmitter in 1 hour. So option 4 will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया बच्चों यहां पे 10 resistors each of resistance R connected in series. तो यहां पे हमारे पास में जो हर एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R गिवन है एंड देयर इज अ 10 number of resistance and are connected in series combination with the battery of EMF E. तो यहां पर जो बैटरी कनेक्टेड है इसका EMF इट इज गिवन एज E एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास में नेग्लिजिबल है. देन दोज आर कनेक्टेड इन द पैरेलल टू द सेम बैटरी, द करंट इज इंक्रीज इन n टाइम्स, द वैल्यू ऑफ n इज ओवर हियर. तो फर्स्ट कंडीशन में यहां पे हम देख सकते हैं बच्चों हमारे पास में जो करंट होगा, बिकॉज यहां पर 10 जो रजिस्टर है वो हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 10R. सो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास में जो करंट होगा दैट इज IS इट इज इक्वल्स टू E अपॉन 10R. सेकेंड कंडीशन में क्या किया गया है, यहां पे जो हमारे पास में R वैल्यू के जो रेजिस्टेंस है उन सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे जो नया इक्विवेलेंट हमारे पास में होगा दैट इज इक्वल्स टू R बाई 10, और इस कंडीशन में जो करंट होगा दैट इज IP कैन बी रिटन एज E बाई R बाई 10. सो इट इज इक्वल्स टू 10 इंटू E बाई R. एंड सेकेंड कंडीशन के लिए ये भी बोला गया है क्वेश्चन में दैट इज IP इट इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ IS. सो n का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है बिकॉज जो करंट है वो n टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो गया है. तो यहां पे दोनों इक्वेशंस को यूज करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों यहां पे तो हम देख सकते हैं IP इज इक्वल्स टू एंड E बाई R का वैल्यू हो जाएगा 10IS. सो 10 तो ऑलरेडी यहां पे है, E बाई R का वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं 10 इंटू IS. सो इट इज इक्वल्स टू 100 IS. दोनों को अगर कंपेयर करते हैं इसका मतलब यहां पर जो स्मॉल n का वैल्यू निकलेगा बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास में 100. सो ऑप्शन फर्स्ट हमारे यहां पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे बोला गया बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम. तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पे प्लेटिनम वायर का ये हमें दिया हुआ है 2 ओम, 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस. साथ में बोला गया है कि 80 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है ये यहां पे दिया हुआ है 6.8 ओम. द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें यहां पे फाइंड आउट करना है. तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं T डिग्री सेल्सियस पे, RT डिग्री सेल्सियस कैन बी रिटन एज R 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. सो R 80 डिग्री सेल्सियस इट इज इक्वल टू R 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा 80 माइनस 0. ये हो जाएगा हमारे पास 6.8 ओम, इट इज 2 1 प्लस अल्फा इंटू 80. सो ये हो जाएगा 4.8, इट इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 80. सो अल्फा इट इज इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80 एंड इट इज 2.4 डिवाइडेड बाय 80. सो अल्फा फाइनली हम लिख सकते हैं यहां पे 3 इंटू 10 रेज़ टू 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस
2 पर डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन सेकंड यहां पे करेक्ट आंसर होगा। हेलो बच्चों, हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है a Wheatstone bridge is used to determine the value of a known resistance X by adjusting the variable resistance Y as shown in figure. For the most precise measurement of X, the resistance P and Q will be. सो यहां पर हम देख सकते हैं, अगर हम बैलेंसिंग कंडीशन की बात करते हैं, सो बैलेंसिंग कंडीशन में P by Q इट इज इक्वल टू X by Y अकॉर्डिंग टू द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। सो यहां पर Y का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू P by Q इंटू X। एक्चुअली होगा क्या, जब हमें यहां पर अगर X का वैल्यू मेजर करना है, सो X का वैल्यू यहां पे हमारे पास में हो जाएगा P by Q इंटू Y। सो यहां पे हमारे पास में आ जाएगा P by Q इंटू Y। अगर हमें इस कंडीशन में एरर्स जो है वो कम चाहिए, तो कम एरर के लिए अगर हम यहां पे देखेंगे तो जो हमारा P एंड Q का वैल्यू है ये इक्वल एंड स्मॉल होगा। सो उस केस में हमारे पास में जो मेजरमेंट है उसमें एरर के चांसेस काफी कम होंगे। सो ऑप्शन 1 की अगर हम बात करते हैं, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल। सो ऑप्शन फर्स्ट यहां पे हमारा करेक्ट होगा, बिकॉज आपको पता है एरर इन मेजरमेंट में जब हम बात करते हैं तो वहां पर अगर हम एरर्स जो है वो मिनिमाइज करना चाहते हैं, उस केस में हमें यहां पे P एंड Q का वैल्यू जो है वो कम रखना होगा, एंड साथ में दोनों का वैल्यू अगर सेम रहेगा तो उस केस में हमारे पास में जो मेजरमेंट है उसमें एरर भी जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे बोला गया है देयर इज अ 3 रजिस्टर्स having a resistance R1, R2 and R3 are connected as shown in the given circuit. The ratio I3 to the I1 of the current in terms of the resistance used in the circuit. तो बेसिकली यहां पे हमें जो है वो I3 एंड I1 का रेशियो फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम देख सकते हैं, हमारे पास अगर हम इस पॉइंट पर जो है वो KCL अप्लाई करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द KCL incoming current I1 it is equals to I2 plus I3। नेक्स्ट थिंग यहां पर जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द R2 एंड R3 इट विल बी इक्वल, सो वी कैन राइट I2 R2 it is equals to I3 and R3। so we can write over here the value of I2 will be equals to I3 into R3 by R2। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है, यहां से इक्वेशन 2 है, दोनों को अगर हम यूज करते हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं I1, वी कैन राइट ओवर हियर I1 इट इज इक्वल्स टू I3 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस I3। सो I1 इट इज इक्वल्स टू I3 को हम यहां से बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा R3 अपॉन R2 प्लस 1। एंड फर्दर अगर इसे सॉल्व करते हैं, सो I3 इट इज R3 प्लस R2 बाय R2 एंड इट इज इक्वल्स टू I1। सो इट इज I3 बाय I1 एंड इट इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R2 प्लस R3। तो यहां पे देख सकते हो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन थर्ड विल बी द ऑप्शन थर्ड। यहां पे देख सकते हैं R2 बाई R2 प्लस R3। सो ऑप्शन थर्ड नहीं, यहां पे ऑप्शन फर्स्ट जो है ये मैच कर रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। हेलो बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कॉलम 1 गिव्स द सर्टेन फिजिकल टर्म विद द फ्लो ऑफ current through a metallic conductor. Column second gives the some mathematical relation involving electrical quantities and यहां पे हमें column 1 को column second के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू E टाउ बाई m। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे B के करस्पॉन्डिंग दैट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो कैन बी रिटन एज m अपॉन n e स्क्वेयर टाउ।
m अपॉन एन स्क्वायर टाउ, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं हमारे पास में जो J होता है दैट इज द करंट डेंसिटी, इट कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू ई। तो यहां से भी हम जो है वो ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा कैन बी रिटन एज 1 बाई रो इंटू ई, सो रो कैन बी रिटन एज ई बाई जे। नेक्स्ट थर्ड के लिए अगर हम बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन पीरियड, सो इस इक्वेशन से हम यहां पे देख सकते हैं हमारे पास में जो टो का वैल्यू होगा दैट कैन बी रिटन एज m अपॉन एन ई स्क्वेयर रो, एंड डी के करस्पॉन्डिंग जो है हमारा दैट इज द करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी कैन बी रिटन एज, बिकॉज यहां पे हमारे पास में जो करंट होता है उसे हम लिख सकते हैं एन ई ए वी डी, एंड आई बाई ए विल बिकम द करंट डेंसिटी, सो जे कैन बी रिटन एज एन ई वी डी। तो फर्स्ट ऑप्शन के जो करस्पॉन्डिंग होगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इट इज इक्वल टू ई ई टो बाई एम, so it will match to the r। फर्स्ट वाला जो है हमारा a वो r से मैच कर रहा है। b के लिए अगर हम बात करते हैं दैट इज द रो, सो रो के करस्पॉन्डिंग यहां पे हम लिख सकते हैं इट इज e बाई जे, सो b यहां पे s से मैच कर रहा है। c के लिए अगर हम बात करते हैं तो c जो है हमारा p से मैच कर रहा है, एंड d के लिए अगर हम बात करते हैं तो d जो है हमारा यहां पर मैच कर रहा है with the Q, एंड इस अकॉर्डिंग यहां पे हम देख सकते हैं A R B S C, A R B S एंड C में बोला गया यहां पे रिलैक्सेशन पीरियड, सो रिलैक्सेशन पीरियड यहां पे हमारा P के करस्पॉन्डिंग है, सो C इज करस्पॉन्डिंग टू द P, सो A R B S C P एंड D Q। सो ऑप्शन 4 जो है हमारा यहां पे करेक्ट आंसर होगा। हेलो बच्चों, अगले क्वेश्चन में बोला गया है हमें द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ a 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द सेम मटेरियल इज 0.25 ओम। तो यहां पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया हुआ है फॉर द पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन की अगर हम बात करें यहां पे हर एक रेजिस्टेंस को हमने R कंसीडर कर लिया है, सारे रेजिस्टेंस हमारे पास में आइडियल है, और यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह से कनेक्टेड है। इसका मतलब यहां जो इनका इक्विवेलेंट होगा R/4 एंड इट इज गिवन एज 0.25, सो R का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 2.25 दैट इज इक्वल टू 1 ओम। हर एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 1 ओम। नाउ व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब जितनी भी रेजिस्टेंस है उनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है, चारों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो इस केस में जो इनका इक्विवेलेंट होगा दैट इज इक्वल टू 4 इंटू आर, सो इट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 एंड इट इज इक्वल टू 4 ओम। सो ऑप्शन 3 यहां पे करेक्ट आंसर होगा। हेलो बच्चों, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, इस क्वेश्चन में बोला गया है अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of the 1 ohm of the resistance wire will be. तो बेसिकली यहाँ पे एक मीटर ब्रिज है हमारे पास में, और इस मीटर ब्रिज में एक वायर है हमारे पास में दैट इज द रेजिस्टेंस वायर, एंड दैट रेजिस्टेंस वायर is connected in the left gap corresponding to the right gap resistance is 10 ohm। तो यहां पर ये जो हमारे पास में है, लेट सपोज इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया है x जो कि रेजिस्टेंस वायर है, और इसका लेंथ हमने यहां पर l कंसीडर कर लिया है, और मीटर ब्रिज वायर जो है, ये जो मीटर ब्रिज वायर है, तो बैलेंसिंग कंडीशन में यहां पर इस मीटर ब्रिज वायर को 3:2 में ये रेजिस्टेंस वायर इसे डिवाइड करता है बैलेंसिंग कंडीशन में। तो बैलेंसिंग कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस हमने x कंसीडर किया है, सो x बाय 3 इट इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2, एंड देयरफॉर x का जो वैल्यू होगा बच्चों हमारे पास में 5 इंटू 3, सो ये हो जाएगा हमारे पास में 15 ओम। तो बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन है जिसमें टेस्ट है, एक तो उसने बोला है रेजिस्टेंस वायर एंड दैट सेकंड इज द ब्रिज वायर।
तो पहला जो ये वाला जो वायर है दैट इज द ब्रिज वायर, और इस वाले वायर की वो बात कर रहा है दैट इज द रेजिस्टेंस वायर। अब हमें यहाँ पे ये बताना है, हमारे पास में देखो बच्चों यहाँ पर जो ये वायर है रेजिस्टेंस वायर, इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज द 15 ओम, राइट। और साथ में हमें यहाँ पे बोला गया है ये जो रेजिस्टेंस वायर है इसका लेंथ हमारे पास में 1.5 मीटर है। सो दिस एल इट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 15 ओम रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो हमारा लेंथ है दैट इज 1.5 मीटर। सो 1 ओम रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगा दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय 15 एंड इट इज इक्वल टू 15 divided by 15 into 1 by 10. So it can be written as 1 into 10 raised to minus 1 meter. So option फर्स्ट यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। हेलो बच्चों, तो हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है अ कॉपर वायर ऑफ अ लेंथ 10 मीटर एंड अ रेडियस 10 raised to minus 2 by root over pi meter has an electrical resistance of 10 ohm. The current density in the wire for an electric field strength of 10 volt per meter is. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बोला गया है एक कॉपर वायर है लेट सपोज, एंड यहां पर इस कॉपर वायर का लेंथ हमने कंसिडर कर लिया, लेट सपोज इट्स लेंथ इज a एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज a, और यहां पर जो वोल्टेज अप्लाइड है ड्यू टू विच एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एस्टेब्लिश है। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हमने V कंसीडर कर लिया, तो V को हम यहां पे लिख सकते हैं V इट इज इक्वल टू E इंटू L, राइट। एंड इस केस में हमें यहां पे बताना है द करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। E का वैल्यू यहां पे हमें दिया हुआ इट इज 10 वोल्ट पर मीटर एंड इट्स लेंथ इट इज इक्वल टू 10 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर हम रेडियस की हेल्प से निकाल सकते हैं दैट इज पाई आर स्क्वायर, सो इट इज पाई एंड आर स्क्वायर विल बिकम 10 raised to minus 4 by pi, so it will become 10 raised to minus 4 meter square. Next, the current density in the wire for an electric field. So हम यहां सिंपली लिख सकते हैं I it is equals to current it is equals to voltage difference across this wire divided by its resistance, and V can be written as E into L and resistance can be written as R is equals to rho into L upon A. तो यहां पे हम लिख सकते हैं R को अगर मैं यहां पे लिखना चाहता हूं दैट इज रेजिस्टिविटी rho into L upon A, राइट। बच्चों यहां पे हमें रेडियस दिया हुआ है एंड साथ में इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहां पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे रो इंटू एल अपॉन ए के फॉर्म में ना लिख करके सीधा हम इसे यहां पे लिख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस अगर हम यहां पे इसका लिखते हैं तो यहां पर ये हो जाएगा इट इज E इंटू एल बाई आर। तो यहां से हमारे पास जो करंट का वैल्यू निकलेगा दैट इज E इट इज 10 एंड लेंथ हमारे पास ये भी 10 है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इट इज ऑल्सो 10, सो करंट इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। सो करंट डेंसिटी J कैन बी रिटन एज I by A and it is 10 divided by A it is equals to pi r square, so it is pi and r it is 10 raised to minus 2 by pi square and it is root over pi over here, so it is 10 divided by pi into 10 raised to minus 4 into 1 by pi. Pi to pi will cancel out and this J will become the 10 raised to 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो इसके अकॉर्डिंग यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन थर्ड।